नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए बजट पेश किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर कथित रूप से नकदी बरामद होने के मामले में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज सदन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। फुटबॉल में भारत शिलोंग में AFC एशिया कप 2027 के क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस आज शाम अहमदाबाद में पंजाब किंग्स से भिड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सरकार का बजट पेश किया। ये नवगठित भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट है। वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रही रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट परिव्यय हर क्षेत्र के विकास और वृद्धि पर केंद्रित है। इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सिर्फ एक लेखा जोखा या बही खाता नहीं है, ये खराब अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली में बदलाव का बजट है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज दोपहर सदन के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सभापति ने कहा है कि यह मुद्दा संसद की संप्रभुता, सर्वोच्चता और प्रासंगिकता से जुड़ा है। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। शून्यकाल के दौरान उन्होंने विश्वास जताया है कि इस मामले का हल निकालने के लिए सार्थक चर्चा होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति के फैसले का स्वागत किया है। कल श्री धनखड़ ने इस मुद्दे पर सदन के नेता JP नड्डा और श्री खड़गे के साथ बैठक की थी। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री से बयान की मांग की है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए श्री तिवारी ने कहा है कि इस घटना से पूरा न्यायिक और कानूनी समुदाय और देश भर के नागरिक बेहद चिंतित है। संसद में आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से संबंधित धनराशि जारी न किए जाने के मुद्दे पर लोकसभा में विरोध प्रदर्शन हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने आज लोकसभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। खबरों के अनुसार सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा से लगे जंगली इलाकों में नक्सली विरोधी अभियान चलाया। दंतेवाड़ा के SP गौरव राय ने मीडिया को बताया कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद अभियान की योजना बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के जंगली इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को पकड़ने के लिए आज तीसरे दिन भी व्यापक तलाशी अभियान जारी रहा। DGP नलिन प्रभात ने यह अभियान रविवार शाम को हीरानगर सेक्टर के सर्राइल गांव में सुरक्षा बलों और एक नर्सरी में छिपे आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद शुरू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियत से जुड़े 2 संगठनों द्वारा अलगाववादी गतिविधियों से नाता तोड़ने का हवाला देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी अब इतिहास बन चुका है। इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए उन्हें इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में संशोधित विकलांगता मूल्यांकन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य हितधारकों के बीच अद्यतन विकलांगता मूल्यांकन प्रोटोकॉल की समझ और निष्पादन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य योजना CMAAY पर एक संक्षिप्त सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें राज्य में विकलांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
इसके अतिरिक्त रक्त विकार और लोकोमोटर विकलांगता पर भी सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा राज्य में विकलांगता मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया, जिससे विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने चुटकुलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्टैंड अप कॉमेडियन कृणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मामले पर अपने पहले बयान में कामरा ने मुंबई में उस जगह पर तोड़फोड़ की भी निंदा की जहां उनका शो रिकॉर्ड किया गया। अपने शो के दौरान एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म के गाने के बोलों के बदलाव करके शिंदे ने राजनीतिक करियर पर कटाक्ष करने के बाद कामरा ने महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। शिवसेना विधायक मुजरी पटेल ने शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर पश्चिमी मुंबई में खार पुलिस ने शिवसेना नेता राहुल कनाल और श्रीकांत सरमालकर सहित अन्य 2 कॉमेडी शो के आयोजन स्थल पर तोड़फोड़ करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता के लिए भारत आएगा। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत सहित विभिन्न देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की योजना की पृष्ठभूमि में हो रही है। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का यह दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि शुल्क 2 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय निर्यातकों में चिंता बढ़ गई है। भारत ने शांति स्थापना सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र की बहस के दौरान इस क्षेत्र के बारे में पाकिस्तान के बार बार उल्लेख की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथा नेनी हरीश ने कहा, भारत यह नोट करने के लिए बाध्य है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने शांति स्थापना पर मुख्य चर्चाओं में ध्यान भटकाने के प्रयास के लिए पाकिस्तान की निंदा भी की। भारत और सिंगापुर ने आज सिंगापुर में ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसका फोकस डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन पर है। सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण और बंदरगाह और शिपिंग मंत्रालय ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा है कि कॉरिडोर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएगा और 0 या लगभग 0 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक टीबी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान से मिली महत्वपूर्ण जानकारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। कल विश्व तपेदिक दिवस पर लेख में श्री नड्डा ने कहा था कि भारत टीबी को खत्म करने के दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित कर रहा है। श्री नड्डा ने यह भी कहा था कि टीबी के मामलों का पता लगाकर मृत्यु दर को कम करके और नए संक्रमणों को रोकने के इस अभियान ने भारत के प्रयासों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि भारत न केवल टीबी से लड़ रहा है बल्कि इसे हराने के लिए सक्रिय रूप से काम भी कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले में 4 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक सेवानिवृत्त पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या के बारे में मीडिया की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। खबरों के अनुसार मृतक इस क्षेत्र में वक्फ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और उसे कथित रूप से मारने की धमकी मिल रही थी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस हत्यारों के साथ कथित साठगांठ के कारण इस धमकी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक और तिरुनेवेली जिले के कलेक्टर को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते के भीतर मामले की रिपोर्ट की तलब की है। फुटबॉल में भारतीय राष्ट्रीय टीम आज शाम शिलोंग में एएफसी एशिया कप 2027 क्वालीफायर के तीसरे दौर के महत्वपूर्ण मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से अहमदाबाद में शाम 7:30 पर शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।